अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, चाइना एक देव बन गया, एक जिन बन गया है, एक मतलब पूरी दुनिया में इसकी जो हेजेमनी है वो बढ़ती जा रही है। थोड़ा इसकी प्रोग्रेस स्लो हो गई है लेकिन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जो अमेरिका सोवियत यूनियन के बाद, कोल्ड वार के बाद सुकून से आगे बढ़ रहा था कि अब तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है दूर दूर तक, तो वाकई उस वक्त तो कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया बिल्कुल तबाह हाल था और चाइना ना इकोनॉमिकली ना किसी और तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग था क्या जो आज है। और ये वेस्ट की गलती है, वेस्ट की आंखें बंद करने की पॉलिसी है कि इन्होंने चाइना को जगह दी। जैसे एक अरब था, वो रेगिस्तान में जा रहा था, रात हुई तो इसने खेमा, अपना जो टेंट होता है वो लगाया और उसमें सो गया। तो इसके ऊँट ने आवाज़ दी, इसके ऊँट ने कहा मालिक मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो मैं अपना मुंह खेमे के अंदर, टेंट के अंदर कर लूँ। मालिक ने कहा ठीक है। फिर उसने कहा मेरी गर्दन पे भी बहुत सर्दी लग रही है, मैं गर्दन आगे कर लूँ। आपको पता है ऊँट की लंबी गर्दन होती है। उसने गर्दन भी टेंट के अंदर कर दी और करते करते वो मालिक बेचारा बाहर मट्टी पे पड़ा था और पूरा ऊँट अंदर टेंट के अंदर आ गया। वैसे ही यूरोप और अमेरिका ने चाइना को जगह दी और चाइना जगह बनाते बनाते अंदर तक आ गया। और आज ये हाल है कि ये लोग खुद परेशान हैं कि किस तरह इस जिन से जान छुड़ाई जाए। देखें, सिचुएशन ये है कि अगर आप देखें कि चाइना के एक्सपोर्ट पार्टनर्स तो एशियन कंट्रीज़ हैं ना, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, उसको 523 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना। यूरोपियन यूनियन को 501 बिलियन, अमेरिका को 500 बिलियन, यानी यूरोप और अमेरिका को 1 ट्रिलियन से ज़्यादा चाइना की एक्सपोर्ट है। इसके अलावा जापान को 157 है, साउथ कोरिया को 149 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हैं जिन्होंने चाइना को जगह दी और चाइना को इतना बड़ा जिन बना के सामने पेश किया है। आज सिचुएशन ये है कि 2021 में अमेरिका की जो जीडीपी था ना, वो 22.94 ट्रिलियन और चाइना का 16.86 ट्रिलियन। यानी आप कहेंगे कि अभी भी 6 ट्रिलियन का फ़र्क है, तो ठीक है, 6 ही ट्रिलियन का फ़र्क है ना। आप ये देखें कि इंग्लैंड 3 ट्रिलियन, इटली 2 ट्रिलियन, जर्मनी 4 ट्रिलियन, कहाँ चाइना इन सबसे पीछे हुआ करता था। अब मसला ये है कि जब चाइना ने 90s और लेट 90s में डेवलप करना शुरू किया, उस वक्त भारत में सरकार जो है ना वो सत्तू पी के सो रही थी। क्योंकि भारत में आपको पता है कि पूरी सरकारें 2014 तक किसकी रहेंगी। भारत के पास पोटेंशियल ज़्यादा था। अगर चाइना वाली पॉलिसी भारत में चलती तो मैं समझता हूँ कि भारत ने आज अमेरिका से ऊपर होना था। लेकिन भारत में मसला ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत का डायनास्टिक पॉलिटिक्स है। और वो डायनास्टीज जो हैं रूल कर रही थी, सेंटर में भी कांग्रेस की जो रॉयल फैमिली है, वो नेहरू ख़ानदान, वो, और स्टेट्स में भी, और मिलजुल के लूटमार कर रहे थे और भारत का कोई पूछ नहीं रहे थे। कहते हैं इकोनॉमिक गुरु था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कोई सुनता कौन था ये मुझे बता दें। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इसने थोड़ा बहुत काम किया, इसने बहुत कुछ किया, फाइनेंस पॉलिसीज़ दी, लेकिन चला क्या? भारत कहाँ गया? ये तो एक कह रहे हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, ये है वो है। तो मोदी जी आए हैं, इसके बाद भारत की तरक्की का इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि भारत कितना तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है पिछले 10 साल में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी। तो अजीज़ दोस्तों, भारत का पीछे रह जाने की वजह ये थी कि भारत के पास लीडरशिप नहीं थी। चाइना में माओ जे तंग से लीडरशिप का स्टार्ट होता है, डेंग जियाओपिंग आता है, वो एक बड़ा लीडर था, और फिर अब ये जी है। ये अपने मुल्क का सोचते हैं, इन्होंने अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। ऐसा लीडर भारत में तो पहली बार आया है और वो अब भारत को लेके जा रहा है। लेकिन अब दुनिया बहुत बदल गई है।
इसके बावजूद भारत देखें कि टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत हाथ दे रहा है। जैसे ये एआई आया, तो एआई के मुकाबले पे चाइना जब अपना वो लेके आया, तो अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का एक दिन में नुकसान हो गया। लेकिन भारत की आईटी में क्वालिफिकेशन जो है वो किसी के पास नहीं है, चाइना के पास भी नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आईटी पे कोई छाया हुआ है तो वो भारत है। लेकिन स्टिल भारत को अगर, मतलब एक मिसाल है कि जी जितना बड़ा डिक्टेटर है, ऐसे डिक्टेटोरियल पावर्स अगर मोदी जी के पास हो ना, यहाँ तो मोदी जी को कुछ करने ही नहीं दिया जाता। कुछ करने बैठते हैं तो आ जाता है वो आंदोलन शुरू और ये और वो। खाली ये थोड़ी है कि पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी सिविल सोसाइटीज़, आपका मीडिया, आपके ये जो फनकार हैं, दूसरे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, वापस आते हैं चाइना की तरफ। चाइना का इन्फ्लुएंस देखें कि इस वक्त इन्फ्लुएंस के हिसाब से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हिसाब से देख लें तो ये आपके सामने नक्शा है। अफ्रीका तो पूरा चाइना क्या कंट्रोल में है। इसके अलावा बाकी भी आप देख लें तो अरब कंट्रीज़, फिर रशिया का चाइना के साथ पार्टनरशिप। तो फ़र्क ये है कि आप ये देखें कि 2000 में, ये ऊपर के जो नक्शे हैं उसमें 2000 में आप देख लें कि चाइना का कितना ग्लोबल मार्केट पे कंट्रोल था। और आज 2020 की अगर मिसाल ले लें तो पूरा साउथ अमेरिका, पूरा अफ्रीका, तकरीबन पूरा एशिया चाइना की सबसे बड़ी मार्केटें हैं। अमेरिका की मार्केट कम है। तो यह है कि, और देखें दुनिया में किसी भी कंट्री की ट्रेड इकोनॉमी को अगर आपने बैरोमीटर बनाना है कि किस तरह उनकी डेवलप करती है, तो देखा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आप बहुत माल बना रहे हैं। और यही फ़ायदा है चाइना को कि चाइना का ट्रेड सरप्लस है वो 857 बिलियन डॉलर है। चाइना के इंपोर्ट्स हैं ना वो 2.71 ट्रिलियन है, और चाइना की एक्सपोर्ट्स हैं वो 3.57 ट्रिलियन है। फिर प्लानिंग, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में चाइना माइनिंग पे तवज्जो दे रहा है कि मिनरल्स। वैसे भी चाइना अगर आप उसमें देखें ना कि दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू के हिसाब से, तो रशिया में 75 ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेज हैं, अमेरिका में 45 ट्रिलियन डॉलर्स, सऊदी अरब में 34 ट्रिलियन डॉलर्स, कनाडा में 33, ईरान में 27, चाइना में 23 ट्रिलियन डॉलर के अपने रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में उसने कंट्रोल किया हुआ है माइनिंग सेक्टर को, और जगह जगह से इसको माइनिंग कर रहा है। दूसरा, ट्रेड रूट्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसको सिक्योर करने के लिए चाइना ने ऐसी की जगहों पे, ऐसी इम्पोर्टेंट जगहों पे ट्रेड अड्डे बना लिए, जैसे ग्वादर है, जैसे जिबोती है, जैसे कीनिया है। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे चाइना ने अपने ट्रेड रूट्स के हवाले से अड्डे बना लिए हैं, अपनी कंपनियों के लिए आसानी पैदा कर दी है। तो अजीज़ दोस्तों, इस हवाले से देखा जाए तो चाइना बहुत तेज़ी से अमेरिका के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि दुनिया का जो बंटवारा हो रहा है, जो मिल बांट के खाने वाला, अब अमेरिका जो एक अकेला दंदनाता फिरता था, आज वो दुनिया को चाइना के साथ बांटने पे मजबूर हो गया है। ट्रंप अभी तक चाइना के हवाले से अपनी कोई ख़ास पॉलिसी नहीं लाया। पहले 10% टैरिफ ठोका, फिर 20% टैरिफ ठोका, लेकिन आप टैरिफ ठोक के ये चाइना को तंग वो नहीं कर सकते, डाउन नहीं कर सकते। अमेरिका ने ऐसे में धमकी भी दी है चाइना को कि टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ भी बढ़ाया जा रहा है। तो उस पर चाइना ने जवाब में कहा है कि हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका जिस किस्म की जंग चाहता है, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो कोई और किस्म की वॉर हो, हम किसी भी किस्म की वॉर से डरते नहीं हैं और हम हर किस्म की जंग से के लिए तैयार हैं।
अमेरिका ने जहाँ ये सारी अपनी एक एडवेंचरिज्म शुरू किया है, ख़ास तौर पे इसके जो परमानेंट अलाइज थे जैसे कि कनाडा है, यूरोप है, यूके है, इनके साथ इस वक्त एक कंट्रोवर्सी की सूरत हाल है, कन्फ्रंट्रेशन चल रहा है इनके साथ। ऐसे में चाइना ने बड़ा सख्त जवाब दिया है, क्योंकि चाइना इस काबिल है कि वो अमेरिका को मुंह दे सकता है, वो किसी को भी मुंह दे सकता है। तो अब लेट्स सी, हालांकि ट्रेड जो बैलेंस है अमेरिका और चाइना का, वो चाइना की फेवर में जाता है। तो ऑब्वियसली जब चाइना का सामान अमेरिका जाएगा और उस पर ज़्यादा टैरिफ, ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो चाइना के प्रोडक्ट्स की मतलब ख़रीदारी कम हो जाएगी, क्योंकि वो महंगी हो जाएंगी। $100 की चीज़ अगर 125 की, 130 की हो जाती है। तो ट्रम्प का मकसद भी यही है कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाएं, तो उससे यह है कि हमारी प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी और उसकी मांग बढ़ेगी। तो लेट्स सी, अभी तो ट्रम्प भाई को 2 महीने भी नहीं हुए और उसमें चीज़ें इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं कि रोज़ का एक नया हिसाब किताब है। अब जो इन्होंने कल स्टेट ऑफ यूनियन से, कांग्रेस के जॉइंट सेशन से स्पीच की है, इसमें काफ़ी नई चीज़ें एक्सपेक्टेड जो थी वो नहीं हुई, जैसे कि नेटो को छोड़ देगा और ये सब चीज़ें नहीं हुई। लेकिन उसमें 2 चीज़ें जो सिग्निफिकेंट हुई हैं वो ये हैं कि उन्होंने इंडिया को भी अब एक तरह से अपने कन्फ्रंटेशन में लेके आए हैं। 2 चीज़ें उन्होंने ऐसी की। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे सामान पे 100% टैरिफ लेता है, तो अब हम भी इंडिया की चीज़ों पे 100% टैरिफ लेंगे, जो कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा धचका है भारत को। और दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान, जहाँ के दुनिया वेट कर रही थी कि वो पाकिस्तान को लताड़ेंगे और पाकिस्तान के हवाले से, तो उस पर उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की कि भाई अफ़गानिस्तान में 2021 में अमेरिका के विड्रॉल के टाइम पे जो काबुल में धमाका टेररिज्म किया था, जिसमें अमेरिका के शायद 11 फौजी मारे गए थे, उसके मास्टरमाइंड को पकड़ के FBI के हवाले कर दिया है। जबकि आपको पता है कि टेररिज्म के ये सारे मास्टरमाइंड कहाँ छुपे हुए होते हैं। उसामा बिन लादेन सबसे बड़ी मिसाल है। इस पे मैं आगे पाकिस्तान पे जो प्रोग्राम करूँगा उसमें डिटेल में बताऊँगा। क्या पॉलिसी लाता है ट्रम्प चाइना के हवाले से, ये वक्त बताएगा। रशिया के साथ ट्रम्प दोस्ती कर रहा है, ट्रम्प रशिया के साथ एक अच्छी डील कर रहा है। वो एक मतलब कह लें कि तुर्प का पत्ता है जो कि ट्रम्प खेल रहा है। चाइना के साथ क्या करेगा? पिछले दौर में, ट्रम्प के पिछले पीरियड में, चाइना का इंडिया के ऊपर हमला करना, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया भारत के सेनाओं ने और चाइना को धकेल दिया था पीछे। उस वक्त अमेरिका ने बहुत ज़्यादा भारत को उकसाया था कि लड़ पड़ो, जंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन एक बात चाइना को भी पता है और अमेरिका को, इंडिया को भी पता है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई जीतेगा नहीं। दोनों बहुत बड़ी पावर हैं और दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों की बहुत बड़ी आर्मी है, दोनों के पास अच्छा आर्सेनल है, सब कुछ है। कोई जीतेगा नहीं, लेकिन नुकसान दोनों का होगा। और चाइना 20 साल में जितनी तरक्की की है उससे 20 साल पीछे चला जाएगा। यही हाल भारत का होगा। तो दोनों की लीडरशिप ने समझदारी का मुजाहरा किया और वेस्ट के उकसाने के बावजूद इन्होंने कोई एडवेंचरिज्म नहीं किया और जंग को ख़त्म किया। और आस्ते आस्ते भारत और चाइना के दरमियान मामला ठंडे पड़ते गए। तो वेस्ट की ये कोशिश कि चाइना को इंडिया से भिड़ा दिया जाए। दूसरा, ताइवान के हवाले से कोशिश की कि चाइना को ताइवान के साथ जंग में एक वो किया जाए और चाइना को प्रोवोक करते थे ताइवान के हवाले से बयान दे के कि हम ताइवान की मदद करेंगे, चाइना ने रास्ता बंद कर दिया है, चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोशिश ये थी कि किसी तरह चाइना को मजबूर किया जाए कि वो अटैक कर दे ताइवान के ऊपर। इसके अलावा उगर मामले पे चाइना गलत है बिल्कुल, और जो जुल्म कर रहा है, जैसे एक मिसाल है कि 16,000 मस्जिदें
चाइना ने तबाह कर दी। मतलब 66% मस्जिदें चाइना ने तोड़ दी हैं। लेकिन इस किसी तौर पे भी चाइना इनके हत्थे नहीं चढ़ रहा। और अभी रिसेंटली चाइना के पास फ्यूल रिजर्व्स आए हैं जो कि 60,000 साल तक चलेंगे। ये इतना ज़्यादा इनके पास ये जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि थोरियम रिजर्व है ना, वो चाइना में बहुत बड़े निकल आए हैं। तो हर लिहाज से चाइना के पास गुड न्यूज़ ही हैं। और यह है कि अमेरिका ने अभी, ट्रंप ने स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से जो लिखा हुआ है ताइवान के हवाले से, कि जिसमें लिखा है कि हम ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करते, वो जुमला हटा दिया है, जिस पे चाइना ने बहुत प्रोटेस्ट किया है। और चाइना ने कहा है कि ये जो चाइना ताइवान की इंडिपेंडेंस के हवाले से जो इन्होंने ये किया है, ये गलत सिग्नल दे रहा है। सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो हैं ताइवान में, उनको गलत मैसेज दे रहा है। तो ये है कि अमेरिका इसको बदले अपनी पॉलिसी को ताइवान के हवाले से। तो तिब्बत भारत में गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, यूगर अमेरिका में गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, लेकिन न भारत उस गवर्नमेंट इन एग्जाइल को, तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को एक्सेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, न अमेरिका उगर की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि पॉलिटिकली चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इट लुक्स वेरी डिफ़िकल्ट। रिसेंट ईयर्स में थोड़ा डिक्लाइन आया है चाइना का, ख़ास तौर पे कोविड के बाद चाइना का काफ़ी इकोनॉमी वो स्पीड से ऊपर नहीं जा रही और काफ़ी नीचे जा रही है। कंपेयरिंग भारत की इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रही है इस कोविड के बाद के पीरियड में, बल्कि पिछले 9-10 साल से ये बहुत तेज़ी से भारत की इकोनॉमी एक सस्टेंड है और कंट्रोल्ड है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है ना, वो चाइना का 4.16 ट्रिलियन है, जबकि इंडिया का 781 बिलियन है, जर्मनी का 845 बिलियन हाँ, और अमेरिका का 2.49 ट्रिलियन। यानी जर्मनी, भारत और अमेरिका मिला के जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो चाइना का अकेले का है। चाइना बेशक इस वक्त एक बहुत बड़ा हेजेमनी इसकी बहुत बड़ी बढ़ गई है, बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन गया है। और ये है कि किस तरह ये इसको कंट्रोल करेंगे, ये अब डिपेंड करता है। 2028 की प्रेडिक्शन है कि अमेरिका की जो जीडीपी होगा वो 30 ट्रिलियन होगा, चाइना का 29 ट्रिलियन होगा, यूरोपियन यूनियन का 18 ट्रिलियन होगा, इंडिया का 6 ट्रिलियन होगा। इंडिया को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर कंटिन्यूएशन ऑफ लीडरशिप हो जाए और एक सस्टेन्ड पॉलिटिक्स चलें भारत में, तो मैं समझता हूँ कि भारत कैन अचीव ए लॉट ऑफ थिंग्स। चाइना के काफ़ी पंगे प्रॉब्लम भी हैं, वेस्ट के साथ हैं, भारत के साथ हैं, लेकिन चाइना अगर भारत के साथ कम से कम शराफत से और मतलब तरीके से चले, अगर गद्दारी ना करे, अगर कोई धोखाधड़ी ना करे, तो मैं समझता हूँ कि भारत और चाइना के दोनों के हक़ में बेहतर होगा। लेकिन ये है कि चाइना को कंटेन करना मैं समझता हूँ अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, वेस्ट के लिए बहुत मुश्किल है। यूरोप तो वैसे ही तबाहशुदा है और यूरोप के पास तो आगे कुछ और चीज़ें हैं नहीं। तो यह है कि अगर आप एशिया के लार्जेस्ट इकोनॉमीज देखें तो 2025 में तो 19 ट्रिलियन है, 19.5 ट्रिलियन है चाइना की, 4.4 ट्रिलियन है जापान की, 4.3 ट्रिलियन है इंडिया की, 1.9 ट्रिलियन है साउथ कोरिया, फिर इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ताइवान। एशिया का चौथा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जो वो पाकिस्तान है।
लेकिन ये टॉप 15 इकोनॉमीज़ में भी पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं। पाकिस्तान को आप किसी भी पॉजिटिव लिस्ट में कभी भी नहीं देखेंगे। ये साले गलत कामों में ही आगे मिलेंगे। भिखारियों की लिस्ट बनाएंगे तो टॉप ऑफ द लिस्ट, टेररिस्टों की लिस्ट बनाएंगे तो टॉप ऑफ द लिस्ट, फ्रॉडिस्ट की लिस्ट बनाएंगे तो टॉप ऑफ द लिस्ट, रेपिस्ट और ग्रूमिंग गैंग्स की लिस्ट बनाएंगे तो टॉप ऑफ द लिस्ट। ये धोखाधही, हरामी अपन गलत काम में ही टॉप पे होंगे। लेकिन एशिया की इन 15 टॉप इकोनॉमीज़ में 14वें नंबर पे बांग्लादेश तो है, लेकिन पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं। इमारात जैसा मुल्क जिसकी आबादी कुछ लाखों में है, मतलब करोड़ भी नहीं है, इमाराती लोगों की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। फॉरेनर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इमाराती लोग 1 करोड़ की भी पॉपुलेशन नहीं, उसकी इकोनॉमी भी 569 बिलियन डॉलर की है। इतना सा सिंगापुर है, इतना सा ताइवान है, वियतनाम है, तबाह था वियतनाम। क्या आज इन्होंने प्रोग्रेस की है, लेकिन पाकिस्तान तो किसी जगह नहीं है, किसी जगह नहीं है, कोई हिसाब किताब में ही नहीं आता। अब लेट्स सी अजीज दोस्तों, दुनिया चाइना को कहाँ लेके जाती है और चाइना इस बदलती दुनिया में किस हद तक अपने आप को सस्टेन कर सकता है, अपने आप को मेंटेन कर सकता है, अपनी इकोनॉमी को, अपने प्रोग्रेस को। अजीज दोस्तों, आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो काइंडली कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।